हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि के बारे में। और पाचन की क्रियाविधि में हमने इससे पहले के वीडियो में जो आंत्र में पाचन है उसका एक स्टेप पढ़ लिया था, ग्रहणी में पाचन। अब उसके बाद में हम देखेंगे शुद्रांत्र में किस प्रकार से पाचन होता है। तो ये हमने देखा था, पहले मुखगुहा में पाचन, फिर आमाशय में पाचन, फिर आंत्र में पाचन। और आंत्र में पाचन में फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया था ग्रहणी में। और ग्रहणी में भोजन होगा वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? काइल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से काइल के रूप में भोजन परिवर्तित हो जाता है और इसमें अधिकांश पदार्थों का आंशिक एवं पूर्ण पाचन हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए, जैसे ही भोजन है वो किसमें पहुंचता है? शुद्रांत्र में। तो शुद्रांत्र में भोजन का पाचन होता है वो आंत्रीय रस के माध्यम से होता है। तो शुद्रांत्र में भोजन का पाचन शुद्रांत्र में भोजन का पाचन आंत्रीय रस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? आंत्रीय रस के द्वारा होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो आंत्र में भोजन का पाचन शुद्रांत्र में होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आंत्रीय रस से द्वारा होता है। और इसमें देखिए, जो आंत्रीय रस होता है उसका स्त्रावण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो जैसे ही भोजन किसमें पहुंचता है? शुद्रांत्र में भोजन पहुंचता है। शुद्रांत्र में भोजन पहुंचता है तो भोजन पहुंचने पर, शुद्रांत्र में भोजन पहुंचने पर दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहुंचने पर इसकी आंतरीय यानी अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, इसकी अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा, इसकी जो म्यूकोसा होता है उस भाग की अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। इनके म्यूकोसा भाग में अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। उन अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा दो हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। कौन कौन से? तो आप ध्यान दीजिए। एक तो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है एंटेरोक्राइनिन। कौन सा हार्मोन स्त्रावित होंगे? एंटेरोक्राइनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और दूसरा हार्मोन स्त्रावित होता है वो आपको ध्यान रखना है ड्यूओक्राइनिन। तो इस प्रकार से ड्यूओक्राइनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। तो दो हार्मोन स्त्रावित होंगे, एंटेरोक्राइनिन एवं दूसरा ड्यूओक्राइनिन। ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन स्त्रावित होते हैं। और ये दो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, जो लिवर कुहन की दरारें होती हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन होती हैं या लिवर कुहन की दरारें होती हैं, उन लिवर कुहन की दरारों से, लिवर कुहन की दरारों में उपस्थित जो एंटेरोसाइट कोशिकाएं, आंतरीय कोशिकाएं होती है, एंटेरोसाइट कोशिकाएं या आंतरीय कोशिकाएं होती है, उन एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं, आंतरीय कोशिकाएं होती हैं, उन लिवर कुहन की दरारों से आप ध्यान देंगे आंतरीय रस का स्त्रावण को प्रेरित करती हैं। आंतरीय रस के स्त्रावण को क्या करेगी? प्रेरित करती हैं, स्त्रावण को प्रेरित करती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही भोजन है वह किसमें प्रवेश करता है? शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। तो शुद्रांत्र में पहुंचने पर इसकी अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा दो हार्मोन का स्त्रावण होता है, एंटेरोक्राइनिन एवं ड्यूओक्राइनिन। ये हार्मोन लिवर कुहन की दरारों से आंतरीय रस के स्त्रावण को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप आंतरीय रस का स्त्रावण होता है। आंतरीय रस होता है उसे सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो आंतरीय रस को हम क्या कहते हैं? सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है, जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी? तो शुद्रांत्र में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। देखिए शुद्रांत्र में क्या होता है, किस प्रकार से पाचन होता है? तो आंतरीय रस होगा, उसके द्वारा किस प्रकार से पाचन होता है? आंतरीय रस को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, आंतरीय रस को सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है। और सकस एंटेरिकस होता है, इसके द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन निम्न प्रकार से होता है। इसमें देखिए भोजन के पाचन में जैसे ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान है जो शर्करा है वो किस रूप में उपस्थित है? तो आप देखेंगे शर्करा होती है वो सुक्रोज के रूप में उपस्थित है। तो सुक्रोज होगा, उस सुक्रोज का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा? सुक्रेज एंजाइम चाहिएगा। और सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में जो सुक्रोज है वो किस में टूट जाएगा? तो ग्लूकोज एवं आप ध्यान दीजिए फ्रुक्टोज में टूट जाता है।
तो ग्लूकोज एवं क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो शर्करा है वो आप ध्यान दीजिए लैक्टोज उपस्थित होता है। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा, लैक्टेज एंजाइम चाहिएगा। कौन सा एंजाइम चाहिए, लैक्टेज एंजाइम। और ये लैक्टेज एंजाइम होगा वो इसको ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। इसी प्रकार से शर्करा उपस्थित होती है, वह होती है माल्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा उपस्थित होगी, माल्टोज शर्करा। और माल्टोज शर्करा के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा, माल्टेज एंजाइम। और माल्टेज एंजाइम होता है, यह माल्टेज एंजाइम माल्टोज को 2 ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ देता है। यानी माल्टोज एंजाइम होगा उसको किस रूप में तोड़ेगा, ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। इसी प्रकार से और शर्करा उपस्थित है, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन। अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन उपस्थित होता है। और अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन्स होता है, उस डेक्स्ट्रीन को आप ध्यान दीजिए अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम होगा। यानी कौन सा एंजाइम, डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम होगा। और डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम होता है डेक्स्ट्रीनेज, और डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम होगा ये इसको किस में बदल देगा, तो आपको ध्यान रखना है माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। किस रूप में परिवर्तित कर देगा, माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है माल्टोज के रूप में। और माल्टोज होगा वह आगे जाकर किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये इस प्रकार से अंतिम रूप से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए कि इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, ये तो सारी शर्कराएं थी जिनका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। अब इसमें उपस्थित होते हैं जैसे प्रोटीन उपस्थित होता है। और प्रोटीन होता है वो किस रूप में उपस्थित, या तो प्रोटियोज के रूप में, या आप ध्यान दीजिए पेप्टोन के रूप में, या आप ध्यान दीजिए पॉलीपेप्टाइड के रूप में उपस्थित होता है। तो प्रोटियोज, पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड के रूप में उपस्थित होता है। उसमें एंजाइम काम करेगा वो एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम काम करेगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा, एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम कार्य करेगा। और ये एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम होता है वो इसको सभी को डाईपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। किस रूप में परिवर्तित कर देगा, डाईपेप्टाइड के रूप में। और ये डाईपेप्टाइड है उसको डाईपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, वह डाईपेप्टाइडेज एंजाइम होगा वो इसको एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, एमिनो एसिड का निर्माण हो जाता है। तो एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब उसके बाद में बचता है वसा। और वसा होती है उसको आप ध्यान दीजिए, तो वसा होती है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती हैं। और वसा होती है उस ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो उपस्थित होती है उसको कौन सा एंजाइम काम करेगा, आंत्रीय लाइपेज एंजाइम इस पर काम करेगा, आंत्रीय लाइपेज एंजाइम। और ये आंत्रीय लाइपेज एंजाइम होगा यह वसा जो ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित है, पायसीकृत वसा है। इस पायसीकृत वसा को आप ध्यान दीजिए, वसा किस प्रकार की है, पायसीकृत है। और इस पायसीकृत वसा होती है उसको यह वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो किस रूप में परिवर्तित कर देगा, वसीय अम्ल एवं साथ में आप ध्यान दीजिए ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वसा का इस प्रकार से पूर्ण पाचन हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए इसके अतिरिक्त क्या बचता है, तो इसमें शेष पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है वह न्यूक्लिक अम्ल। यानी आप ध्यान दीजिए तो आपको देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा वो इसको तोड़ेगा। तो इस प्रकार से कौन सा एंजाइम, कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल होता है वह किस रूप में होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। और जिसमें आरएनए एवं डीएनए दोनों होते हैं, आरएनए एवं क्या होगा, डीएनए। इनको आप ध्यान दीजिए कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम, या इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइडेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम उपस्थित होता है या न्यूक्लिएज एंजाइम उपस्थित होता है। और ये किस रूप में तोड़ देगा, इसको न्यूक्लियोटाइड के रूप में तोड़ देगा। आपको पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड होता है उसी के बहुलीकरण के फलस्वरूप पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही किसका निर्माण होता है, तो डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के रूप में तोड़ देता है कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर 3 समूह होते हैं, हमें पता है। एक क्या होता है, तो आपको देखकर नाइट्रोजनी क्षार होता है, एक पेंटोज शर्करा होती है, और एक फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। और ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए फॉस्फेटेज एंजाइम होगा। यहाँ कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर
फॉस्फेटेज एंजाइम, जिसकी सहायता से फॉस्फेट समूह अलग हो जाएगा और फॉस्फेट समूह अलग होने से किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोसाइड का। जिसमें फॉस्फेट समूह नहीं होता है, एक पेंटोज शर्करा और आप जाने नाइट्रोजन सार होता है, उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा और इससे कौन सा समूह अलग हो जाएगा, फॉस्फेट समूह अलग हो जाता है। तो फॉस्फोरिक ग्रुप होगा वह अलग हो जाता है। अब उसके बाद में फिर से इनका पाचन होगा और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में, और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होगा वो इसको किस रूप में तोड़ देगा, तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजनी सार एवं पेंटोज शर्करा। तो इस प्रकार से पेंटोज शर्करा होगी वह अलग हो जाएगी और आप ध्यान दीजिए नाइट्रोजनी सार होते हैं वह अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है किसका, एमिनो जो न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं उनका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो ये पाचन की क्रियाविधि है वो किसमें हो जाएगी, शुद्रांत्र या जेजुनम और इलियम में पूर्ण हो जाती है। तो पाचन की क्रियाविधि है वो पूर्ण कहाँ हो जाती है, तो शुद्रांत्र में पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मोनोग्लिसराइड्स बन जाते हैं या ग्लूकोज बन जाता है, फ्रुक्टोज बन जाता है या ग्लैक्टोज बन जाता है और जिनका शुद्रांत्र में अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए एक बार वापस से, शुद्रांत्र या इलियम एवं जेजुनम में पाचन में आपको ध्यान रखना, शुद्रांत्र में भोजन का पाचन होता है आंतरीय रस के द्वारा होता है। शुद्रांत्र में भोजन पहुंचने पर इनकी अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के द्वारा एंटेरोक्राइनिन एवं ड्यूओक्राइनिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन लीवर कुहन की दरारों से आंतरिक रस के स्रावण को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप आंतरिक रस का स्त्राण होता है। आंतरिक रस होता है जिसे सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है, जिसके द्वारा निम्न क्रियाविधियों के माध्यम से भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सुक्रोज को ये सुक्रेज एंजाइम होगा वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देगा, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देगा, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम होगा वह ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज की इकाइयों में तोड़ देगा, अल्फा सिमिट डेक्सट्रीन को डेक्सट्रीनेज एंजाइम होगा वह ग्लूकोज के रूप में तोड़ देगा, प्रोटियोज पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम होगा वह डाइपेप्टाइड में और डाइपेप्टाइड होगा वह एमिनो एसिड में। इन एंजाइम दोनों एंजाइमों के समूह को हम क्या कहते हैं, इरेप्सिन कहा जाता है। इन दोनों एंजाइमों के समूह को हम क्या कहते हैं, इरेप्सिन। तो कई बार लिखा मिलता है इरेप्सिन एंजाइम, तो भी ये ध्यान रखना है इरेप्सिन एंजाइम होगा वो किस रूप में तोड़ देगा, प्रोटीन को एमिनो अम्लों के रूप में विघटित कर देता है। फिर उसके बाद में आपको देखते हैं जो पायसीकृत वसा होती है उस पायसीकृत वसा को आंतरीय लाइपेज एंजाइम होगा वह सी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर न्यूक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लियज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड के रूप में न्यूक्लियोटाइड होगा उसको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह में, और उसके बाद में न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होगा वह पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी सार को पृथक कर देता है। तो इस प्रकार से जो है वो पाचन की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है किसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है जेजुनम और इलियम के अंदर पूर्ण हो जाती है। और पूर्ण पाचित भोजन के पदार्थ होंगे उनका क्या किया जाएगा, अवशोषण। तो अगला हमारा तीसरा स्टेप होगा वो कौन सा होगा, अवशोषण के बारे में।